So hey guys, welcome back to the channel and you are watching the UPSC diary. So today we are going to start with the historical background and ये note मैंने cover किया है from Lakshmikant only. So this is the handwritten notes. So without wasting the time we just start. So हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं कि कोई भी लॉ जो आया था वो कैसे कैसे आया था, क्या क्या कौन कौन से एक्ट्स आए थे, क्राउन रूल क्या था, कंपनी रूल क्या था, हम इन सब के बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। सो देखो, हुआ ऐसे था कि अराइवल ऑफ ब्रिटिश सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, सबसे पहला टॉपिक आता है अराइवल ऑफ ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश जो है इंडिया में कब आए थे? 1600 में आए थे। और कैसे आए थे? एज ट्रेडर्स, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में क्या हुआ था, एक चार्टर जो है ग्रांट किया गया था बाय क्वीन एलिजाबेथ वन, ठीक है। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने एक्सक्लूसिव राइट्स दिया कि आप जाइए और इंडिया में ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। 1765 में ऑब्टेन किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी, कहाँ का? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का, ठीक है। और यहाँ से इनका करियर एज ए टेरिटोरियल पावर स्टार्ट हुआ था। राइट ओवर रेवेन्यू एंड सोशल जस्टिस, दीवानी का मतलब क्या होता है? राइट ओवर रेवेन्यू एंड सोशल जस्टिस। 1857 की बात करते हैं, जब सिपॉय म्यूटिनी, जिसको ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी हम जान जाते हैं, ऑलरेडी मैंने उसका वीडियो डाला हुआ है इस चैनल पे, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, तो यू विल गेट टू नो एवरीथिंग इन डिटेल मैनर, जो भी फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो 1857 में सिपॉय म्यूटेशन के टाइम में ब्रिटिश क्राउन ने क्या एज्यूम किया? डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नेंस, ये अब इंडिया में गवर्नेंस का डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे। एंड फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड 1773 से 1858 में क्या स्टार्ट हुआ? यहाँ स्टार्ट हुआ हमारा कंपनी रूल। सबसे पहला जो एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है। ये पहला स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था कि ताकि वो कंट्रोल कर सके और रेगुलेट कर सके। क्या कंट्रोल और रेगुलेट करना था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को इंडिया में। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इन्होंने फाउंडेशन रखा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में। फीचर्स क्या क्या थे? देखो, गवर्नर ऑफ बंगाल थे जो, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए, ठीक है। और इनको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स लाया गया, ठीक है, क्रिएट किया गया, जिनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं। पहला गवर्नर ऑफ जनरल जो था वॉरेन हेस्टिंग था, स्टेट पीसेस का फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। और जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी थे वो वॉरेन हेस्टिंग यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के क्या हो गए? सबऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। याद रखना, इससे पहले अर्लियर जो था, पहले अभी सबऑर्डिनेट से पहले ये लोग इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसी हुआ करता था इन तीनों का, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड इसका बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। लेकिन बाद में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आने के बाद ये क्या हो गए? वॉरेन हेस्टिंग यानी फर्स्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, या आप सिंपल कहो कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए, ये इनके सबऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग। 1774 में यानी रेगुलेटिंग एक्ट के जस्ट 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है कैलकाटा में इस्टेब्लिश हुआ, जिसमें 3 जजेस और 1 चीफ जस्टिस थे। यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी किसी भी तरीके के प्राइवेट ट्रेड में नहीं आ सकते, ना तो ये ब्राइब ले सकते हैं नेटिव से, ठीक है। क्योंकि यार हुआ ऐसा था कि बहुत ज़्यादा ब्राइब लेने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही लोग अमीर हो चुके थे, सो दैट इज़ वाई स्ट्रेंथन क्या हुआ कि जो कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी में, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि अराउंड 24 थे, ये स्ट्रेंथ पॉइंट था इनका, ताकि रिपोर्ट करें रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को के बारे में, ठीक है। देन सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट एक्ट आ जाता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 क्यों आया था? ताकि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में डिफेक्ट्स आया हुआ था, ठीक है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया 1781 में अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अपील था प्रोविंशियल कोर्ट जो है टेकन टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। नाउ फीचर्स क्या क्या थे जो एग्जाम्पशन मिला था गवर्नर जनरल और काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से, ठीक है।
देन सर्वेंट्स ऑफ द जो कंपनी थे उनको भी एग्जाम्प्ट किया गया था जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से, ताकि जो अगर वो कोई काम ऐसा एक्ट करते हैं जो कि ऑफिशियल कैपेसिटी में उन्होंने किया है, तो ये ऐसे केसेस में उनको एग्जेम्पशन मिला था जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। देन रेवेन्यू मैटर और जो मैटर अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी मैटर्स थे और इस रेवेन्यू को कलेक्ट करने में, ठीक है, जो मैटर्स अराइज हो गए हैं ये भी एग्जेम्प्ट हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से, ठीक है। ओवरऑल जो इन्हाबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता थे उन्होंने मतलब सिंपली बोलूँ तो वहाँ पे हुआ क्या था कि हिंदू को हिंदू लॉ गवर्न कर रहा था और मुस्लिम को मुस्लिम लॉ गवर्न कर रहा था, ये प्रोविज़ो दिया गया था इसमें, ठीक है। नाउ तीसरा इंपॉर्टेंट आ जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नाउ पिट्स वर्ड का क्यों आया था? बिकॉज ऑफ विलियम पिट, जो कि वहाँ उस टाइम ब्रिटेन के बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कह सकते हो, या सिंपली मैं कहूँ विलियम पिट्स के बारे। तो ये थे हमारे विलियम पिट जो थे हमारे, वो ब्रिटेन के या ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी और नेपोलियनिक वॉर पीरियड अराउंड 1783 टू 1801 के कार्यकाल, इस ड्यूरेशन में, मतलब अराउंड 1780 से दो सेंक्शंस दिए हुए हैं इसके, 1783 टू 1801, एंड दूसरा जो आया था वो था 1804 से 1806 तक, ठीक है। तो ये इनका जो था बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था। तो इन्हीं के नाम पे जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। इन्होंने डिस्टिंगाइज किया प्रोविंशियल, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस के बारे में, यानी कि एक्चुअली में पॉलिटिकल फंक्शंस में बोलूँ तो राजनीतिक मामलों के लिए जो है ना एक बोर्ड बनाया गया था, ठीक है, और कमर्शियल मामलों में भी जो है एक बोर्ड बनाया गया था, ठीक है। इसमें 6 लोग शामिल थे, बोर्ड के जो चेयरमैन थे, उसके बाद चांसलर, काउंसलर, तो इतना डिटेलिंग में हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस याद करना है कि इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था कि प्रोविंशियल बोल गया, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिस्टिंगाइज किया गया था। इन्होंने अलाउ किया था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो मैनेज क्या करेगा, कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेगा, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने क्रिएट किया था नया बॉडी जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था ताकि वो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करे, और यहीं से सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ था। इसने एम्पावर किया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कि वो सुपरवाइज करेंगे और डायरेक्ट करेंगे ऑपरेशंस सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर्स में, ठीक है, जो कि ब्रिटिश पोजीशन है, जो कि ब्रिटिशर्स का है इंडिया में बेसिकली, ठीक है। पहली बार कंपनी टेरिटरीज़ को ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा जाता है। नाउ दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इसी एक्ट के बाद जो है पहली बार कंपनी के टेरिटरीज़ को कहा गया था कि वो ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया के नाम से संबोधित किया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल होगा कंपनी के अफेयर्स में और इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन वो इंडिया में करेंगे उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल होगा इस पर, ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स थी, मतलब वही जो मैंने बताया था कि डिफरेंशिएट कर दिया गया था पॉलिटिकल एंड कमर्शियल अफेयर्स के बारे में, फर्स्ट टाइम जो है ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो कंपनी थी वो ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई थी, मतलब समझ रहे हो ना, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। पहले कहाँ ये ब्राइब लिया करते थे, तो दैट वाज समथिंग विच वाज टू बी नोटेड एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस। तो एक बार मैं फिर से क्विक समरी बता देती हूँ कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उन्होंने सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स का ख्याल रखना स्टार्ट किया था। 6 लोग आए थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टोर जो बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, चांसलर या एक्सचेकर के चांसलर बोलो, और 4 प्राइवेट काउंसलर्स, ठीक है। डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल ये जो हुआ था इसमें कंपनी जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया जाता था। तो मैं अगर इसको थोड़ा रफली समझाऊं तो डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल की बात किया गया था। डुअल सिस्टम यानी यहाँ पे हुआ क्या था, जो कंपनी था, ठीक है, जो कंपनी था उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। और ये जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा था, ठीक है। सो दिस वाज इम्पॉर्टेंट।
ओके, थोड़ा सा राइटिंग ख़राब हो गया है मेरा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ओके, गवर्नर जनरल के जो काउंसिल थे उसका स्ट्रेंथ जो है 3 मेंबर पर रिड्यूस कर दिया गया था, और इनमें से 3 में से जो एक थे वो कमांडर इन चीफ थे ब्रिटिश क्राउन आर्मी जो कि इंडिया में थे उसके। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एज आई टोल्ड यू सबऑर्डिनेट हो गए थे बंगाल प्रेसिडेंसी की। ठीक है, कलकत्ता जो है कैपिटल बन गया था, यानी ये जो ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया की बात कर रही थी मैं, इसका कैपिटल क्या था, इसका कैपिटल था कैलकटा। ठीक है, सो या नाउ टॉकिंग अबाउट 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए। इन्होंने 2 डिमांड रखी, ठीक है, कि वो पोस्ट तभी एक्सेप्ट करेंगे अगर उनको पावर टू ओवरराइड दिया जाए, यानी कि जो स्पेशल केसेस में ही वो डिसीज़न जो है अपने काउंसिल का लेगा और वो कमांडर इन चीफ होगा। ठीक है, और इनकी ये 2 बातें मानने के लिए टू मेक बोथ द प्रोविज़न एक्ट ऑफ 1786 इनैक्ट हुआ गया। ठीक है, नाउ हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के फीचर जानने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं जो मैंने इसमें ज़्यादा नोट नहीं किया है। तो देखो, हुआ ऐसा था कि एक सप्लीमेंट्री एक्ट था, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की बात कर रही हूँ मैं। तो ये जो एक्ट था इन्होंने कंटिन्यू किया कंपनी का रूल ओवर द ब्रिटिश टेरेटरीज़ इन इंडिया। तो कंपनी का जो रूल था वो इंडिया में जो भी उनके ब्रिटिश टेरेटरीज़ थे उस पर ये एक्ट कंटिन्यू हुआ। इसका फीचर ये था कि ओवरराइडिंग पावर को एक्सटेंड किया गया सारे के सारे फ्यूचर गवर्नर जनरल के लिए भी और गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज़ के लिए। गवर्नर जनरल जो थे उनके पास ज़्यादा पावर था एंड कंट्रोल था ओवर सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट ऑफ बंगाल एंड मद्रास। ठीक है, इन्होंने एक्सटेंड किया ट्रेड मोनोपोली, मैंने कि 20 साल के लिए और ट्रेड मोनोपोली का बढ़ा गया। प्रोवाइड किया कि कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे। ठीक है, अनलेस सो अपॉइंटेड। पेमेंट की बात करूँ तो मैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे और उनके जो स्टाफ थे उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, उनके सैलरी एंड अलाउंसेस मिलेंगी इंडियन रेवेन्यू से। ठीक है, तो ये था, यानी सिंपल शब्दों में अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था वो अनदर 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद कंपनी के जो डिविडेंड्स थे वो 10% से बोला गया था रेस करने के लिए, अलाउड टू बी रेस टू 10%। गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दिया गया था, इनफैक्ट ही कुड ओवरराइड हिज काउंसिल डिसीजंस अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। इनको अथॉरिटी दिया गया था गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे के ऊपर। ठीक है, जब गवर्नर जनरल मद्रास और बॉम्बे में प्रेजेंट होंगे तो वो सुपरसीड करेंगे अथॉरिटी ओवर द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। इन द गवर्नर जनरल्स एब्सेंस फ्रॉम बंगाल, इन द गवर्नर जनरल्स एब्सेंस, अगर बंगाल में गवर्नर जनरल एब्सेंट है तो ये एक वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट कर सकते हैं फ्रॉम अमॉन्ग द सिविलियन मेंबर्स ऑफ हिस काउंसिल। ठीक है, सैलरीज और मैंने बताया ही सब कहाँ से इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये था इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ थी वो ये थी कि इन्होंने अबॉलिश कर दिया ट्रेड की मोनोपोली। हमारे लैंग्वेज में, आई एम फ्रॉम बिहार में, हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं जा बलैया, वही वाला हाल हो गया। ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश कर दिया गया। सिर्फ चाइना के साथ जो ट्रेड था और टी से रिलेटेड जो ट्रेड था उसको अबॉलिश नहीं किया था, उसके ऊपर ट्रेड मोनोपोली जो था वो अबॉलिश नहीं किया गया था। ठीक है, एक और बात, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास जो है किसने पास किया था ये कमेंट सेक्शन में बता देना, वैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया था। ठीक है, और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 भी कहा जाता है। दिस एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दैट बिकॉज इट इज़ this was the act which defined for the first time the constitutional position of British Indian territories. Right now अराउंड क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो इंडिया में आ सकते थे, ये फीचर्स था। आप वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड कर दीजिए। ऑथोराइज़ किया था कि जो लोकल गवर्नमेंट होगी भारत के अंदर वो इम्पोज करेगी टैक्स ऑन पर्सन, पनिश भी कर सकती है अगर इफ़ देयर इज़ अ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। फीचर क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, उनको सारे सिविल मिलिट्री पावर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। ठीक है, इनके पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर था। ठीक है,
और बॉम्बे मद्रास के जो गवर्नर थे दे वर डिप्राइव्ड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे दे वर डिप्राइव्ड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। नाउ रेगुलेशन क्या था, लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट, ठीक है, एक्ट क्या था, लॉज मेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। एंड किया एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी, अटेम्प्ट किया था ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करने का फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड इंडियंस नॉट टू बी डिवाइड, कि इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्रॉम होल्डिंग ऑफिसर्स प्लेस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी, ठीक है। बट अफसोस की बात यह है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे इन्होंने अपोज कर दिया, सो दैट इज़ वाई इट वॉज नेगेटेड, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की बात करती हूँ मैं, तो ये लास्ट सीरीज़ थे चार्टर एक्ट्स के। इसके फीचर्स क्या थे, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया गवर्नर जनरल के काउंसिल से, ठीक है। 6 नए नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में और इनको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम दिया गया, ठीक है। ये ओपन था इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया ओपन कंपटीशन, बेसिकली मैं ये कहना चाह रही थी कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया, ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज के लिए एंड इट वाज ओपन टू इंडियंस ऑल्सो। मैकॉले कमेटी, लॉर्ड मैकॉले कमेटी आया, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस के ऊपर। अब क्वेश्चन आता है स्टेट पीसेस में कि कौन सा कमेटी इंडियन सिविल सर्विस के का बना था, दैट वाज मैकॉले, ठीक है। 1854 में लॉर्ड मैकॉले वाज अपॉइंटेड एंड हिज कमेटी वाज नोन एज मैकॉले कमेटी, ठीक है। एक्सटेंड किया कंपनीज का रूल और अलाउ किया कि आप पोजीशन को रिटेन कर सकते हैं, ठीक है, ऑन ट्रस्ट फॉर ब्रिटिश कॉन। क्लियर इंडिकेशन दिया गया कि कंपनी रूल को कभी भी किसी भी वक्त टर्मिनेट किया जा सकता है। लोकल रिप्रेजेंटेशन, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ठीक है। और इतना ही नहीं, इसमें आउट ऑफ 6 नए नंबर में 4 जो थे अपॉइंट हुए बाय लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे एंड आगरा, ठीक है। नाउ एंड ऑफ कंपनी राव, यहाँ पे ख़त्म हो गया कंपनी रूल और अब हम पढ़ेंगे क्राउन रूल के बारे में 1858 से 1947 में। जो क्राउन रूल था उसका 1858-1947, इसमें क्या हुआ, इंडिया को प्रोवाइड किया गया कि इंडिया वाज टू बी गवर्नड बाय इन द नेम ऑफ बाय और बाय द नेम ऑफ या इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होंगे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गए और लॉर्ड कैनिंग ऐसे पहले गवर्नर वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है। गवर्नर ऑफ उसके बाद एंड क्या किया, डबल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं होगा। क्रिएट किया नया ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, जिसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होगा टू और कंट्रोल करेगा, कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड कंट्रोल ओवर इंडिया के लिए, ठीक है। नाउ सेक्रेटरीज ऑफ दी, सॉरी थोड़ा ब्लर हो गया है, सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट की मैं बात करूँ तो जो ब्रिटेन के मेंबर्स थे वो रिस्पॉन्सिबल थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, ठीक है, यानी ब्रिटेन के मेंबर कैबिनेट के जो पार्ट्स थे, ठीक है। फिर 15 मेंबर का काउंसिल बना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए, ठीक है। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो चेयरमैन थे काउंसिल के, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल बॉडी कॉर्पोरेट था, ठीक है। नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करते हैं 1861 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंड लैंडमार्क है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए, कि जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि इंडियंस का कॉपरेशन लेना ज़रूरी है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। फीचर्स क्या थी कि बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। एसोसिएट करने लगे वो इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में। जो वाइसरॉय थे वो नॉमिनेट कर गए थे कुछ इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपैंडेड काउंसिल। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने अपॉइंट किया 3 इंडियंस जो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। इन्होंने इनिशिएट किया प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कैसे, बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह था कि प्रोसेस ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास डिसेंट्रलाइज ऐसा हुआ था। प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी स्टार्ट हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है यहाँ पे क्लाइमेक्स पे पहुँची अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। तो प्रोवाइड किया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल 1862 में बंगाल में, 1886 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में और 1897 में पंजाब में, ठीक है। रिकॉग्निशन दिया गया टू द पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है।
इंट्रोड्यूस जो किया था लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में। एम्पावर किया कि वॉइसरॉय जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं विदाउट कॉन्करेंस यानी विदाउट कंसल्टिंग लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी। और इस ऑर्डिनेंस का लाइफ टाइम क्या होगा 6 मंथ। तो अभी भी आप प्रेसिडेंट वाला टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ये ऑर्डिनेंस का मिलेगा। वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया। यहाँ पे क्या हुआ कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो इंक्रीज़ हो गए, लेकिन इन्होंने ब्रिटिशर्स ने मेंटेन किया ऑफिशियल मेजॉरिटी इन देम। ठीक है, और कहाँ का इंक्रीज़ हुआ था, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल का फंक्शन भी बढ़ाया गया था। बजट डिस्कस करने का पावर और एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछने का अधिकार ये भी दिया गया। प्रोवाइड किया कि नॉमिनेशन होगा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, बाय द वॉइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, प्रोविंशियल का बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएट जो कि जमींदार और चैम्बर्स थे। ठीक है, इस एक्ट ने लिमिट कर दिया, ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोविज़न फॉर यूज़ ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम ऑफ नॉन ऑफिशियल सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन का वर्ड नॉमिनेशन प्रोसेस था, लेकिन इलेक्शन शब्द का कोई ऐसा जिक्र जो है इसमें नहीं दिया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की मैं बात करती हूँ अब। तो हुआ क्या था कि इसको मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी कहते थे। यहाँ पे मॉर्ली जो थे ये सेक्रेटरी थे स्टेट के, और मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे उस टाइम पे। फीचर्स की मैं बात करूँ तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज़ था उसको बढ़ा दिया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे उनके मेंबर 16 से 60 हो गए, और प्रोविंशियल के मेंबर जो है यूनिफॉर्म नहीं थे। ठीक है, पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलाउ किया था नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी होने के लिए। ठीक है, उसके बाद ऑफिशियल स्टिल सेंट्रल में इन्होंने रिटेन किया था ऑफिशियल मेजोरिटी। ठीक है, और प्रोविंशियल के लिए कहा कि प्रोविंशियल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी चलेगा, लेकिन सेंट्रल में तो अपने को चाहिए ऑफिशियल मेजोरिटी। ऑफ कोर्स उनको भी पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जो है ना, टू हैव द पोजीशन इन इंडिया। मेंबर्स को अलाउ किया गया था कि वो बजट पे रिजोल्यूशन भी मूव कर सकते हैं और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट क्या इंट्रोड्यूस क्या हुआ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ले आए भाई साहब, मतलब समझ गए हो। सेपरेट इन्होंने कहा कि मुस्लिम जो है वो सिर्फ मुस्लिम वोटर के द्वारा इलेक्ट होंगे, और सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट लेके आ गए ये। ठीक है, इस एक्ट ने लीगलाइज किया कम्युनलिज्म, है ना। तो लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। ठीक है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किस किस के लिए बोला, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, यूनिवर्सिटी और जमींदार्स। ठीक है, टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 1917 में एक ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इनैक्ट हुआ था, और ये 1921 में फोर्स आया, जिसको मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। अगेन मॉन्टेक सेक्रेटरी थे स्टेट के इंडिया से, और चैम्सफोर्ड वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। फीचर्स की बात करूँ तो इन्होंने रिलैक्स किया था सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंस, डिमार्केट किया था और सेपरेट किया था सेंट्रल एंड प्रोविशनल सब्जेक्ट्स को। ठीक है, ऑथराइज किया था टू मेक लॉ ऑन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। डिवाइड किया प्रोविंशियल सब्जेक्ट को ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड में, एक बहुत ही ज़्यादा अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा। जो ट्रांसफर्ड जो था वो एडमिनिस्ट्रेड हुआ बाय द गवर्नर with the help of minister who are responsible to the legislative council. Dual scheme of diarchy यहाँ से उठ के आया था। रिजर्व की बात करूँ, एडमिनिस्ट्रेशन बाय द गवर्नमेंट एंड इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंट्रोड्यूस किया बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन, और इस तरीके से इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसने रिप्लेस किया बाई कैमरल लेजिस्लेचर अपर हाउस और लोअर हाउस में, जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट था अपर हाउस एंड लोअर हाउस वॉज लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ में जो मेंबर थे वो चूज़ किए गए डायरेक्ट इलेक्शन से। 3/6 मेंबर्स जो थे वाइसरॉय काउंसिल के वो इंडियंस थे। एक्सटेंड किया प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, अगेन सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कही इसमें, सिख को, क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियन को। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज एंग्लो इंडियंस के बारे में। हु आर एंग्लो इंडियंस? सो देखो यार, एंग्लो इंडियंस है कौन? एंग्लो इंडियंस जो है ये जितने भी हमारे यूरोपियंस आए थे उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उनको एंग्लो इंडियंस बोला जाता है। तो फ्रेंच, डच, ये सारे जो भी आए थे, पोर्टुगीज़,
ग्रांट किया फ्रेंचाइज लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ही मिल रहा था ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। उसके बाद न्यू ऑफिस हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन क्रिएट हुआ, ट्रांसफर्ड हिम सम पावर फंक्शन जो यहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया परफॉर्म कर रहा था। स्टैब्लिश किया पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट सेपरेट हो गए। ऑथराइज़ किया कि आप इनैक्ट कर सकते हो अपना बजट, ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन, इंक्वायर कर सकता है रिमोट और रिपोर्ट भी कर सकता है अपनी वर्किंग पे आफ्टर 10 years ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हुआ तो यू कैन पुट इट ऑन अ कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक the video you can just subscribe to the channel for more such videos. Maybe from tomorrow onwards I'll be posting regular videos related to class 11 geography, तो उसके लिए जो है आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द एफर्ट्स ऑफ माइन यू कैन जस्ट सिंपली लाइक एंड शेयर among your friends. Thank you so much for watching guys, and next part will come soon, and therein I'll complete the historical background.